Hello friends, I welcome in my YouTube channel Math Booster Plus Classes and our topic is figures of speech. In our previous videos, we learn about simile, metaphor and personification. But in this video, we will come to know about apostrophe. पिछली वीडियोस में हमने जो फिगर्स ऑफ स्पीच देखे थे वो थे सिमली, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन। और आज की वीडियो में हम जो फिगर्स ऑफ स्पीच देखने वाले हैं वो है हमारा एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी, इसको अगर हम एक हिंदी वर्ड दे दें तो वो होगा संबोधन। एपोस्ट्रॉफी को अगर कहें तो क्या हो सकता है? संबोधन। किसी को भी एड्रेस करना, किसी का भी संबोधन करना किस में आएगा? एपोस्ट्रॉफी में आएगा। लेकिन हर तरीके का संबोधन, हर तरीके का एड्रेस एपोस्ट्रॉफी में नहीं आता। इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ता है, तभी हम कह सकते हैं कि वो एपोस्ट्रॉफी है। जस्ट बी सी हियर, अ डायरेक्ट एड्रेस टू, इसमें क्या होता है? डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है? संबोधन किया जाता है। किन किन चीज़ों का किया जाता है? अब ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको ज़रा ध्यान रखिएगा। जस्ट बी सी हियर, अ डेड पर्सन, किसको एड्रेस करेंगे? डेड पर्सन को, मृत व्यक्ति को। नंबर सेकेंड, समवन हु इज एब्सेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो जीवित है लेकिन प्रेजेंट नहीं है, मतलब है तो वो जीवित लेकिन मौजूदा हाल में वो उपस्थित नहीं है, तो ऐसा देखने को मिले। नंबर थर्ड, अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, जैसे कि पर्सोनिफिकेशन में ही मैंने बताया था कि नॉन लिविंग थिंग या कोई भी आइडिया जो भी होगा उसको हम ऐसा मान लेते हैं कि वो सजीव है। ये चीज़ें अगर हमको देखने को मिलती हैं तो वो हमारा किस में आएगा? एपोस्ट्रॉफी में। कौन कौन सी चीज़ें होंगी? किन किन का एड्रेस करेंगे हम एड्रेस करेंगे एक डेड पर्सन, मृत व्यक्ति को। एक एब्सेंट मीन्स जो है तो जीवित लेकिन वो एब्सेंट है मौजूदा हाल में। और नॉन लिविंग थिंग देखने को मिल जाए, तो ये तीनों चीज़ें अगर हमको देखने को मिलती हैं तो वहाँ हमारा होगा एपोस्ट्रॉफी फिगर्स ऑफ स्पीच। एट वी सी हियर एग्जाम्पल्स। हियर वी सी, ओ फ्रेंड टेल मी वेयर आर यू। अब यहाँ पर फ्रेंड को एड्रेस किया जा रहा है, फ्रेंड का संबोधन किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है उसके लिए? टेल मी वेयर आर यू, बताओ तुम कहाँ हो, मुझे बताओ तुम कहाँ हो, ये पूछा जा रहा है। भले ही वो फ़ोन पे पूछा जा रहा हो, वही भले ही वो कैसे भी पूछा जा रहा हो, लेकिन उसका जो फ्रेंड है वो एब्सेंट है तो वो जीवित लेकिन मौजूदा हाल में वो एब्सेंट है। तो पूछा जा रहा है कि टेल मी वेयर आर यू, बताओ मुझे तुम कहाँ हो, तो उसको ऐसे एड्रेस किया जा रहा है उसको एब्सेंट मानकर, तो यहाँ पर होगा हमारा एपोस्ट्रॉफी। Number second, here we see, Dad, be not proud, thou some have called thee mighty and dreadful, for thou art not so। ये जॉन डन की पोइम है एक, Dad, be not proud, जॉन डन की पोइम से ली गई है ये। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? डेथ को एड्रेस किया जा रहा है। किसको एड्रेस कर रहे हैं? डेथ को। क्या एड्रेस कर रहे हैं? डेथ से ऐसे बात की जा रही है कि वो बिल्कुल सामने खड़ी हो, एड्रेस किया जा रहा है उसको। क्या कहा जा रहा है उसके बारे में? Dad, be not proud, डेथ तुम ज़्यादा प्राउड मत हो, घमंडी मत बनो। दाउ सम हैव कॉल्ड दी, कुछ लोग ऐसा बोलते होंगे। माइटी एंड ड्रेडफुल, तुमको कुछ लोग ऐसा बोलते होंगे कि तुम माइटी मीन्स ताकतवर हो, ड्रेडफुल मीन्स भयानक हो। फॉर दाउ आर्ट नॉट सो, लेकिन तुम ऐसी हो नहीं। डेथ के लिए क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि डेथ तुम ज़्यादा घमंडी मत बनो। कुछ लोग तुमको बोलते होंगे कि तुम ताकतवर हो, तुम भयानक हो, लेकिन तुम ऐसी हो नहीं। तो डेथ से ऐसे बात की जा रही है, ऐसे संबोधन किया जा रहा है कि वो बिल्कुल सामने ही हो, प्रत्यक्ष रूप से। क्या कहा था उसमें? डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है ना, तो यहाँ पर भी डेथ को डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं डेथ को देख के कि यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी है। हियर वी सी, ये रोमियो एंड जूलियट एक प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसकी लाइन्स हैं ये। रोमियो रोमियो वेयरफॉर आर्ट दाउ रोमियो, इसमें जूलियट कहती है, जूलियट संबोधन करती है, क्या कह के? रोमियो रोमियो वेयरफॉर आर्ट दाउ रोमियो, रोमियो तुम कहाँ हो। क्या कह रही है जूलियट? रोमियो तुम कहाँ हो। तो रोमियो मौजूद नहीं है, एब्सेंट है, लेकिन उसको एड्रेस किया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं रोमियो को देखते हुए कि यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी है। हियर वी सी लाइन्स, द सन राइजिंग एक पोइम है जॉन डन की, उसकी लाइन सही है। बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन,
बिजी ओल्ड फूल मतलब ये सन को एड्रेस कर रहे हैं। इसमें किसको एड्रेस कर रहे हैं? सन को। सन को क्या बोला गया है? बिजी ओल्ड फूल, व्यस्त बूढ़ा मूर्ख बोला गया है इसको। अनरूली, इसका कोई रूल ही नहीं है, ऐसा बोला गया है इसको। वाई दोस्त दाउ दिस, तुम ऐसे क्यों हो? क्या पूछा जा रहा है कि तुम ऐसे क्यों हो? उसको डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उससे बातें कर रहे हैं, उसका संबोधन कर रहे हैं। थ्रो विंडो एंड थ्रो कर्टेंस कॉल ऑन अस, तुम विंडो के जरिए, तुम कर्टन्स के जरिए मुझ तक आ ही जाते हो, हम तक आ ही जाते हो, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। तो इसमें किसको एड्रेस कर रहे हैं? सन को एड्रेस कर रहे हैं ना। सन को मतलब ऐसे एड्रेस कर रहे हैं कि वो बिल्कुल सामने हो, डायरेक्ट रूप से उसको एड्रेस कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से उसको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर सन को पूरी तरीके से एड्रेस किया जा रहा है। Here we see a line from Julius Caesar. Julius Caesar एक प्ले है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, और उसकी ये जो लाइन है, ओ पार्डन मी दाउ ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ। यहाँ पर जूलियस सीजर की डेथ हो गई है और उसका फ्रेंड है मार्क एंटनी, वो उसको एड्रेस करते हुए बोलता है, कहता है ओ पार्डन मी दाउ ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ। वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, दाउ ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ। ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ का मीन्स क्या है यहाँ पर? क्या अर्थ कभी ब्लीड करती है? अर्थ के कभी ब्लड निकल सकता है? नहीं निकल सकता ना, ब्लड तो किसी पर्सन के ही निकलता है। तो यहाँ पर जो मार्क एंटनी एड्रेस कर रहा है वो किसको कर रहा है? जूलियस सीजर की डेड बॉडी को कर रहा है। तो यहाँ पर ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ का मीनिंग निकल रहा है ब्लीडिंग डेड बॉडी। डेड बॉडी से इसका सेंस निकल रहा है। तो जहाँ पर मैंने बताया था कि डेड पर्सन, एब्सेंट पर्सन या नॉन लिविंग थिंग होगी, तो वहाँ पर क्या होगा? एपॉस्ट्रॉफी। तो यहाँ पर दाउ ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ, इस लाइन को देखते हुए जो सेंस निकला है वो निकला है ब्लीडिंग डेड बॉडी। तो इसको देखते हुए यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी फिगर्स ऑफ स्पीच है। हियर वी सी डाउन साइड, इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, द हैंड टुवर्ड माई हैंड, कम लेट मी क्लच, आई हैव दी नॉट एंड येट आई सी दी स्टिल। ये मैकबेथ एक प्ले है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, उसकी ये लाइन्स हैं। तो मुझे इसके लिए कुछ आपको उसकी थोड़ी स्टोरी बतानी पड़ेगी, तभी आप इसको समझ पाएंगे। मैकबेथ एक जो प्ले है उसमें क्या होता है कि मैकबेथ के सामने 3 विचेस आती हैं। 3 विचेस आती हैं जो कि उसको आके ऐसा बताती हैं कि तुम आने वाले समय में राजा बनोगे। क्या बनोगे? राजा। अब वो सोचता है कि मैं कैसे बनूंगा, ये वाली बात आके वो अपनी वाइफ को बताता है, लेडी मैकबेथ को। लेडी मैकबेथ से कहता है कि मुझे 3 विचेस मिली थी, उन्होंने जो मतलब प्रोफेसीज की थी, जो भविष्यवाणी की थी, उन्होंने ये बताया था कि मैं किंग बनूंगा। तो उसकी जो वाइफ थी उसके माइंड में ये आया कि जो यहाँ का राजा है उसके तो बेटे हैं, 2 बेटे हैं, तो उसका जो राजपाट है उसके बेटों को मिलेगा। अब मैकबेथ को कैसे मिल सकता है? तो उसने एक प्लान बना लिया कि अगर राजा बनना है तो राजा को मारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? राजा को मारना पड़ेगा। तो जो किंग डंकन थे उनकी डेथ प्लान कर लेती है उसकी वाइफ, और उसके कान भर देती है कि नहीं, अगर तुमको राजा बनना है, ये भविष्यवाणी अगर सच करनी है, तो तुम्हें किंग डंकन को मारना ही होगा। वो उसके पूरी तरीके से कान भर देती है। उसके अंदर भी ये इच्छा जाग जाती कि हाँ मैं किंग बन जाऊँ, जबकि वो बहुत मतलब वफादार था राजा के प्रति, लेकिन उसके कान वो ऐसे भर देती कि वो सारी चीज़ें उसके माइंड में सेट हो जाती हैं। वो रेडी हो जाता है किंग डंकन का मर्डर करने के लिए। तो वो प्लान बनाता है, वो राजा को अपने यहाँ फीस्ट पर बुलाता है, दावत पर बुलाता है, और राजा उनके यहाँ आता है, किंग डंकन आते हैं उनके यहाँ। जब वो आते हैं उनके यहाँ तो वो उनके मर्डर का प्लान करता है। तो वो उनके रूम में जब उनको किल करने जा रहा होता है तो उसको एक डैगर दिखाई देता है। डैगर मीन्स खंजर दिखाई देता है उसके सामने। वो उस पसीने में बिल्कुल तरबतर होता है, क्योंकि वो एक गलत काम करने जा रहा था। वो एक अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी बीवी के कान भरने पर और वो 3 विचेस की बातों में आकर उसका माइंड ऐसे सेट हो गया था कि वो इस काम को करने पर मजबूर हो गया। तो वो जब जाता है रूम में तो वहाँ पर देखता है एक खंजर दिखाई दे रहा है उसको लटकता हुआ। खंजर ऐसे काल्पनिक रूप से दिखाई दे रहा है, वहाँ पर है नहीं, और उस पर दिखाई दे रही है मतलब ब्लड ड्रॉप्स दिखाई दे रही हैं उसी खंजर पे, खून की कुछ बूंदें भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो वो क्या कह रहा है उसको? इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, ये एक डैगर है जो कि मैं अपने सामने देख रहा हूँ। द हैंड टुवर्ड्स माई हैंड, और इसका जो हैंडल है वो मेरे हाथ की तरफ है। तो वो डैगर से कहता है, खंजर से कहता है, उसको एड्रेस करते हुए कहता है, क्या कहता है? कम लेट मी क्लच, आओ मैं तुम्हें पकड़ लूँ। आई हैव दी नॉट, तुम यहाँ पर नहीं हो लेकिन फिर भी तुम्हें मैं देख पा रहा हूँ। मतलब वो तो एक काल्पनिक रूप से एक डर के कारण उसको दिखाई देने लगा है खंजर वहाँ पर है नहीं, लेकिन उसको काल्पनिक रूप से दिखाई दे रहा है। तो वो जो वहाँ पर लटकता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो कह रहा है कि कम लेट मी क्लच, आओ मैं तुम्हें पकड़ लूँ, तुम यहाँ पर हो नहीं लेकिन फिर भी तुम मुझे दिखाई दे रहे हो।
खंजर से ऐसी बातें कहता है। तो यहाँ पर किसको एड्रेस किया गया है? डैगर को एड्रेस किया गया है। और डैगर को एड्रेस करते हुए कहा गया है कम लेट मी क्लच, आओ मैं तुम्हें पकड़ लूँ, तुम यहाँ पर हो नहीं फिर भी मैं तुम्हें देख रहा हूँ अभी तक। तो कम लेट मी क्लच, आई हैव द नॉट एंड एट आई सी दी स्टिल, इन दो लाइन्स में एपोस्ट्रॉफी है, क्योंकि यहाँ पर डैगर को एड्रेस करते हुए उसने क्या कहा? आओ मैं तुम्हें पकड़ लूं। ऐसे बातें कर रहा है कि वो उसके सामने मौजूद है, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से उसको एड्रेस कर रहा है, उसका संबोधन कर रहा है। तो किन दो लाइंस में ऐसा पता चल रहा है? कम लेट मी क्लच, आओ मैं तुम्हें पकड़ लूं, तुम यहाँ पर हो नहीं फिर भी तुम मुझे दिखाई दे रही हो। तो इन दो लाइंस में एड्रेस किया गया है पूरी तरीके से डैगर को। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर है एपोस्ट्रॉफी फिगर्स ऑफ स्पीच। I hope you got it properly. Thanks for watching till end. Thank you.